Start. Good morning to all of my dear student. In previous class we have discussed about electrode potential and standard electrode potential. We have also discussed standard electrode potential. Standard electrode potential of any electrochemical cell E naught cell equal to E naught R minus E naught left. E naught R means standard electrode potential of cathode minus standard electrode potential of एनोड. ये हम लोगों ने सीख लिया था प्रीवियस क्लास में. नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन of any electrochemical cell. किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है. अब देखिए, हर मेटल का अपना खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, लेकिन जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो चाहे एनोडिक सोल्यूशन हो चाहे कैथोडिक सोल्यूशन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट concentration of anodic solution or cathodic solution must be 1 molar. This concentration may be change. ये concentration क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन करने का जो सिंबल है, वो सिंबल इस तरह से लिखा जाता है. लेफ्ट हाफ में एनोड को लेफ्ट पार्ट में, कैथोड को राइट पार्ट में, और बीच में साल्ट ब्रिज को लिखा जाता है. जैसे जनरल गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाना हो तो उसमें क्या होता है? जिंक एनोड होता है. जिंक सल्फेट क्या होता है बच्चों? जिंक सल्फेट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है. यहाँ पे डबल लाइन रिप्रेजेंट अस अबाउट द सॉल्ट ब्रिज. फिर राइट पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? राइट पार्ट में हम लोग लिखेंगे ZnSO4. फिर राइट पार्ट में लिखेंगे Cu+2 CuSO4. ठीक है. तो दिस वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साल्ट ब्रिज. नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट थिंग, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सबसे पहली चीज टेम्परेचर के ऊपर भी असर पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कि किस तरह का टेम्परेचर है. प्रेशर के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ता है. और सबसे जो मेन फैक्टर है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, दैट वन इज कंसंट्रेशन of electrolyte plays very important role for measuring electrode potential of any cell. ठीक है. तो ये जो है कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने. अब इसी कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिपेंडेंसी के आधार पे एक इक्वेशन बना, दैट वन इज कॉल्ड एज नर्स्ट इक्वेशन. इसको क्या बोलते हैं? नर्स्ट इक्वेशन.
डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको हम लोग देखते हैं कि नस्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे हम लोग। तो नस्ट इक्वेशन, नस्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आपको सीबीएसई वाले पूछते रहते हैं, कंपटीशन वाले भी यहाँ से क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो नस्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहली चीज तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, जैसे हमने क्लास 11 में आपको एक गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बताया था थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहाँ वही चीज को हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए जनरल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, डेल जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। डेल जी विल बी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस डेल जी नॉट माइनस 2.303 RT log QC सबके समझ में आ रहा है? QC सबके समझ में आ रहा है? कम समझ में आ रहा है? QC इज रिएक्शन क्वार्टेंट हमने पढ़ाया था आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हम जनरल इक्वेशन की बात करें, थोड़ा छोटा सा मैं बना रहा हूँ बच्चों, आप लोग देखिएगा। जिंक ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Zn+2 में, और Cu+2, ध्यान से समझना, Cu+2 बच्चों रिड्यूस होता है किसमें, Cu। तो ये लेफ्ट हाफ है और वो राइट हाफ है। तो अगर इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ें तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, Zn सॉलिड है, Zn सॉलिड प्लस Cu+2, Zn सॉलिड प्लस Cu+2, क्लियर देखिएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu+2, दैट विल गिव अस Zn+2 प्लस Cu सॉलिड। Zn+2 बच्चों क्या है, एक्वस है, ठीक है। इसको क्लियरली देखिएगा आप लोग। अगर हम यहाँ पे वहाँ पे रिएक्शन क्वार्टेंट की बात करें तो प्रोडक्ट अपान क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में ये जो है कॉपर सॉलिड आ रहा है और रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि इन रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड विल बी कंसीडर्ड एज 1। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बचेगा क्या बच्चों, प्रोडक्ट के पार्ट पे बचेगा Zn+2 और रिएक्टेंट के पार्ट पे क्या बचेगा, Cu+2, ठीक है। दैट वन इज रिएक्शन क्वार्टेंट। ये तो समझ में आ रहा है, ये हम लोग कर लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन है, और ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन सबको समझ में आना चाहिए। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार, प्रेशर क्या रहेगा, 1 बार रहेगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर रहेगा। R क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की बात करते हैं। यहाँ पे मैं सेल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ। अगर सेल लगातार वर्क करेगा, कोई भी आदमी अगर लगातार वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सेम इसी तरह से सेल की भी एनर्जी वर्क करते करते कम होगी। जैसे आप लोग मार्केट से कोई भी बैटरी लेके आते हैं, उस समय जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम होता है। धीरे धीरे वो जब सेल काम करना स्टार्ट करता है, उसको आप यूज में लेते हो, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है उसकी एनर्जी क्या होती है, 0 हो जाती है और वो वर्क कम करना बंद कर देती है। अब मैं उसी एनर्जी चेंज की बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि अगर सेल वर्क कर रहा है तो वो कैसा वर्क डन हो रहा है, दैट वर्क डन इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। नॉर्मल वर्क डन नहीं है कि आप एक चाकू उठा के वहां रख दिए तो ये मैकेनिकल वर्क हुआ। एक चीज को हमने उठा करके दूसरी जगह पे रखा, ये कैसा वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क डन। बट सेल विल वर्क एज ए इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता कैसे है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने में जो वर्क डन हो, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन।
मान लो क्यू चार्ज है बेटा, उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस यानी एनोड से कैथोड तक ले जाने में वर्क डन कितना हुआ, W वर्क डन। ठीक है, तो अब तो उसका ईएमएफ कितना हो गया है, E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इक्वल टू क्या हुआ, W अपॉन क्यू, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब W की वैल्यू ये क्या होगी, W विल बी इक्वल टू व्हाट, Q इंटू E। ये तो सब लोग पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, W इक्वल टू क्यू ई। अच्छा, यहाँ पे Q के जगह पे अगर हम बात करें आपसे, Q की जगह पे Ne की बात करें, क्या बात करें बच्चों, Ne की बात करें, N इंटू E की बात करें, Q इक्वल टू Ne, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, एक मोल इलेक्ट्रॉन की N की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो N की वैल्यू 1, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.02 इंटू 10 का पावर 23, समझते जाइएगा, 6.02 इंटू 10 का पावर 23। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 96 का पूरा सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करके देखिएगा, 96485 कूलम आएगा। ये कितना आएगा, 96485 कूलम आएगा। वहां मैं प्रूफ भी कराया हूँ आप लोग को। 96485 कूलम को अपने न्यूमेरिकल को सही से सॉल्व करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए मैं इसको ले लिया कितना, 96500 कूलम, एंड 96500 कूलम इक्वल टू होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, मतलब जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, n मोल इलेक्ट्रॉन मतलब n फैराडे, n मोल इलेक्ट्रॉन मतलब n फैराडे। तो जो QE है, QE के स्थान पे मैं NF अगर लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है, फैराडे। जितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उतने फैराडे। मान लीजिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो 2 इंटू फैराडे, फैराडे मतलब 96500 कूलम। तो Q के स्थान पे मैंने NF लिख दिया, NFE यही क्या हुआ बच्चों, वर्क डन हुआ। ये क्या हो गया, वर्क डन। नाउ वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास।